हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, कैसे इन्हें बनाया जाता है, किस तरह इनको रेगुलेट किया जाता है। तो क्या होते हैं आखिर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जो है, इसमें हम देखते हैं कि ये यहाँ पर एक टर्म है जो कि हम यूज करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। अब ये हमारे मीडिएटर्स की तरह काम कर रहे हैं, जो कि सेवर्स और जो कैपिटल यूजर्स हैं उनके बीच में एक्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ पर साथ लेकर आ रहे हैं। ठीक है। सेवर्स क्या चाहते हैं कि भाई मेरे पास जो सेविंग्स है उसको मैं कभी भी यूज कर लूं, अपना विड्रॉ कर लूं, और यहाँ पर मुझे टिल द टाइम मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहे। और यूजर्स कैपिटल के कौन होता है? बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती है जिनको फंड्स की जरूरत होती है, और वो यहाँ पर कुछ परसेंटेज रिटर्न में दे देती हैं। तो यहाँ हमारे जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, ये पैसे को मोबिलाइज कर रहे हैं, सेवर्स के पास से लेते हैं और कैसे लेंगे? सिक्योरिटीज बेच देंगे इनको, एंड यहाँ पर सेम अमाउंट जो है वो बोरोवर्स को दे देते हैं। तो ब्रॉडली जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनको हम बोल सकते हैं कि भाई ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, स्पेशल फाइनेंशियल कंपनी, शेयर ब्रोकर्स, डीलर्स, हायर परचेज फाइनेंस कंपनीज एंड चिट फंड कंपनीज। अब इन इंस्टीट्यूशंस में जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आते हैं आपके अंडर द कैटेगरी ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, क्योंकि ये मोबिलाइज कर रहे हैं मनी को फ्रॉम द पब्लिक और उनको डिमांड पर पैसा दे रहे हैं। ठीक है। जैसे कि डिपॉजिट्स होते हैं ना, सेविंग अकाउंट्स वगैरह हमारे, तो उसमें क्या हो रहा है, जो डिपॉजिट्स हमारे पास पैसा आया उसको ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या करते हैं, जब कस्टमर की डिमांड होती है तब उनको वापस कर देते हैं। बाकी ये जो पैसा होता है वो ये किसी ना किसी कॉर्पोरेट को लोन दे देंगे, हो सकता है इंडिविजुअल्स को लोन दे दें। तो ये इस मनी को लैंड कर रहे हैं टू इंडिविजुअल्स एज वेल एज बिजनेस फर्म्स। अब ये शॉर्ट टर्म बेसिस पर करेंगे। जनरली जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो यहाँ पर किसी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज में नहीं जाते कि भाई हमें बिजनेस को डेवलप कराना है या इंडस्ट्री को डेवलप कराना है, तो हम इनकी एडवर्टीजमेंट अपने प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। लेकिन जो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की तरह काम कर रहे हैं। सेविंग्स को तो मोबिलाइज करेंगे ही, करेंगे पब्लिक से, और पैसे को यहाँ पर सेम जो हमारे बिजनेस फर्म्स हैं उन्हें दे रहे हैं। ऑल द इंस्टीट्यूशंस स्पेसिफाइड अबव, ठीक है, अदर देन कमर्शियल बैंक्स। अब यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स हटा दो, तो इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वेस्टमेंट कंपनी, स्पेशल फाइनेंशियल कंपनी, शेयर ब्रोकर्स, डीलर्स, हायर परचेज फाइनेंस कंपनीज और चिट फंड कंपनीज, ये सब कौन है? नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। अब क्या डिफरेंस है बैंक और नॉन बैंक में? तो ये यहाँ पर पैसे को सेफ रखती हैं और लोन्स देती हैं, ये इन्वेस्ट करती हैं, स्पेसिफिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। रेगुलेशन की बात करें तो आपको पता है बैंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर हम देखते हैं कि रेगुलेशंस रहते हैं कि भाई किस तरीके से लोगों का पैसा जो है उसे बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। और ये हमारा ऑफन जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये हमारे कैसे होते हैं? ये लेस स्ट्रिक्ट होते हैं और बेस्ड ऑन एक्टिविटीज रहते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज, तो चेकिंग, सेविंग्स अकाउंट, लोन्स, यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। इंश्योरेंस, रिटायरमेंट फंड्स, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स और बॉन्ड्स। प्राइमरी गोल क्या है? मनी और लोन्स को मैनेज करना। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को, फंड बिजनेसेस को हमें और यहाँ पर मैनेज करना है रिस्क को। तो इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करा, फंड बिजनेसेस को ग्रो कर रहे हैं और रिस्क को मैनेज करेंगे। डिपॉजिट एक्सेप्टेंस ऑफ कोर्स बैंक में जाकर आप कर सकते हो, यहाँ पर नहीं कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का फोकस क्या है कि हमें ना लोन्स देने हैं लोगों को और साथ में डिपॉजिट सेफ्टी रखनी है। ये यहाँ पर डाइवर्स होता है, बिजनेसेस में भी लगा देते हैं, स्टॉक्स में भी, रियल एस्टेट में भी लगा देते हैं। अगर बात करें बैंक्स की, तो यहाँ पर इनको डिपॉजिट एंड लोन की सेफ्टी का ध्यान रखना होता है रिस्क के लिए। यहाँ पर रिस्क आपका इन्वेस्टमेंट्स में भी आ रहा है और सर्विसेज में भी आता है। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे? कमर्शियल बैंक, सेविंग बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल फर्म्स एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। रोल देख लेते हैं नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का। तो ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में अलोंग साइड ट्रेडिशनल बैंक्स। जबकि जो बैंक्स हैं वो फोकस कर रहे हैं स्पेसिफिक कोर फंक्शंस पर, जैसे कि डिपॉजिट लेना, लोन लेंडिंग। एनबीएफआई क्या करते हैं? एक वाइडर रेंज यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर केटर करते हैं टू अ मोर डाइवर्स क्लाइंटल।
ठीक है। अब देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे जो एनबीआई एफआईस हैं ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें, अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया है कि बहुत सारी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बैंक्स को सप्लीमेंट कर रहे हैं। अब बहुत सारी सर्विसेज ऑल्दो बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन काफी सर्विसेज हैं जो कि अभी भी नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो जो ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, एनबीएफआईस प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक ब्रॉडर कस्टमर बेस पर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। कुछ एनबीएफआईज जो हैं वो स्पेशलाइज करते हैं माइक्रो लोन्स में फॉर स्मॉल बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स दैट माइट नॉट क्वालिफाई फॉर ट्रेडिशनल बैंक लोन्स। ठीक है। तो जो हमारे पास में कुछ एनबीएफआईज किस तरह से हैं, ये माइक्रो लोन्स में स्पेशलाइज कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स के लिए, जहां पर ट्रेडिशनल बैंक लोन्स जो हैं वो हमारे लोन्स नहीं देते हैं। ठीक है। देन हमारे पास कंपटीशन बढ़ जाता है। तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि जो बैंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये नहीं प्रोवाइड करते, ही तो वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बैंक्स के लिए तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पर अब इनके कॉम्पिटिटिव रेट्स होते हैं। ये बैंक जितनी बड़ी कंपनीज तो है नहीं, तो इन्हें अपना ग्रो करना है, मार्केट मार्केट ग्रो करना है, तो कम इंटरेस्ट रेट्स पर भी ये आपको यहाँ पर अपना क्या करते हैं, लोन्स वगैरह दे देते हैं। जैसे हम आपको जब कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं तो कम रेट्स पर देते हैं, ऑल्दो क्वालिटी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि हम उतनी बड़ी कंपनीज नहीं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोन प्रोडक्ट्स के लिए एंड डिपॉजिट अकाउंट्स के लिए। अब कंपटीशन जो है वो अल्टीमेटली किसको फायदा दे रहा है, कंज्यूमर्स को फायदा देता है। फाइनेंशियल इनोवेशन, एनबीएफआई जो है वो हमारे ऑफन फोर फ्रंट पर होते हैं फाइनेंशियल इनोवेशन के। हम यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, सर्विसेज लाते हैं जो कि टेलर्ड होती हैं टू स्पेसिफिक नीड्स। तो यहाँ हम इनोवेटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेकर आते हैं और ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल मॉडल्स लेकर आते हैं, फाइनेंसिंग मॉडल्स लेकर आते हैं। तो जितनी भी फाइनेंशियल इनोवेशंस हैं, जैसे आप फिनटेक्स में ही देख लो, है ना, तो कितना ही बैंक्स लेकर आ पा रहे हैं। बैंक्स तो जितनी नई चीजें आती हैं फिर कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास भी ऐसा कुछ आ जाए, लेकिन यहाँ पर जो इनोवेशंस आ रही हैं वो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही लेकर आ रहे हैं। और वो यहाँ पर समझते हैं कि भाई कस्टमर की स्पेसिफिक नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर प्रोडक्ट्स देती हैं। रिस्क मैनेजमेंट, तो यहाँ पर इनका ना स्पेशलाइजेशन होता है। अब जैसे इंश्योरेंस दे रहे हैं या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या है, आपके पास में पैसा है या मान लो कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, इन्होंने बोला कि भाई मेरे से तुम यहाँ पर 50 करोड़ रुपए ले लो और इस 50 करोड़ रुपए पर मुझे कैपिटल पर कैपिटल बनाकर दे दो। तो उन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग शेयर्स में, ठीक है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ बिल्डिंग प्रॉपर्टीज खरीदने में इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये होते हैं इन्वेस्टर मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, मैनेज कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिस्क को अक्रॉस द फाइनेंशियल सिस्टम, जैसा मैंने अभी दिखाया। तो एक ज्यादा स्टेबल और रेजिलियंट फाइनेंशियल सिस्टम हमारा बन जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है एनबीएफआईस के, तो इंश्योरेंस कंपनी जो कि हमें लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी और अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हमारे लिए म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं, पेंशन फंड्स को और अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ये ऑफर करते हैं स्मॉल लोन्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज में। फिनटेक कंपनीज यहाँ पर टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करते हुए इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं, जैसे मोबाइल पेमेंट्स और ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम इंक्रीज कर देते हैं। अनबैंक्ड या फिर अंडर बैंक्ड पॉपुलेशन के पास हम यहाँ पर असेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ पहुंच जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का। तो एनबीएफआई जो है वो एक वाइडर रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रही है और फाइनेंसिंग ऑप्शंस हमारे कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए। एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, तो एनबीएफआई जो हैं वो ऑफन ऑपरेट करती हैं लोअर ओवरहेड कॉस्ट के साथ में एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंक। पोटेंशियल यहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव रेट्स। ठीक है। तो अब जो भी हमारी अनबैंक्ड पॉपुलेशन थी, जिनके पास कोई बैंकिंग सर्विसेज नहीं जा रही थी या फिर अच्छे से नहीं पहुंच पा रही थी, ये उन दोनों की नीड्स को यहाँ पर केटर करते हुए चल रहे हैं। साथ में ये यहाँ पर ध्यान देते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग ऑप्शंस को बढ़ा दिया जाए हमारे कंज्यूमर्स के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी। एंड क्योंकि यहाँ पर ये मोस्टली प्राइवेट लेड कंपनीज होती हैं, इनका फोकस होता है एफिशिएंसी की तरफ।
तो ये कम ओवरहेड कॉस्ट पर ही काम करती हैं। ओवरहेड कॉस्ट क्या होती हैं? जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे होते हैं। एक तो होता है कि हमने रॉ मटेरियल लिया, एक होता है लेबर, है ना? इसके अलावा जो हमारे एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सब हमारी ओवरहेड्स में आ जाती हैं। तो अगर हम ट्रेडिशनल बैंक से नहीं कंपेयर करें, तो यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कॉस्ट कम हो जाती है, तो हमें कॉम्पिटिटिव रेट्स पर यहाँ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। चैलेंजेस क्या है नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने? तो सबसे पहले तो यहाँ पर लेस स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं एज कंपेयर टू बैंक्स। तो क्योंकि अब देखो आरबीआई बहुत ज्यादा रेगुलेशंस लगा देता है, तो बैंक्स बहुत सारे रिस्क से खुद को बचा लेते हैं, लेकिन नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ये सीन नहीं हो रहा। तो इनको फेस करना पड़ता है सिस्टमिक रिस्क। अब सिस्टमिक रिस्क क्या होता है? यहाँ पर अगर एक बैंक फॉल करेगा तो दूसरा बैंक फॉल करेगा और तीसरा भी फॉल कर जाएगा, या फिर इनको लॉस होगा, वो भी हैवी। सिमिलरली नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा होगा, तो इनको बोलते हैं सिस्टमिक रिस्क। अगर इनको हम पोटेंशियली मॉनिटर नहीं करेंगे और एक भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर फॉल करेगा, तो बाकी भी अफेक्ट होते हैं। क्यों? एक तो लोगों का भरोसा चला जाएगा डेफिनेटली, साथ में एक दूसरे के साथ भी ये लोग बिजनेस कर रहे होते हैं। ट्रांसपेरेंसी, तो कुछ एनबीएफआई के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, वो कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाते हैं पूरा समझना, और क्या क्या रिस्क उनके लिए एसोसिएटेड है एज कस्टमर। ठीक है, ये लोग सारी बातों को उतना क्लियर कट नहीं बता रहे। वल्नरेबिलिटी टू क्राइसिस, एक एग्जांपल देती हूँ। म्यूचुअल फंड्स के लिए हमने देखा बहुत सारे ना एडवर्टीजमेंट्स आते थे टीवी में, अब तो उतना टीवी नहीं देखते हैं। तो जब एड्स आते थे तो टर्म्स एंड कंडीशन ना वो एकदम प्र्र करके बोल जाते थे, तो वो जो एकदम फटाफट फटाफट सारा बोल जाते थे, किसी को समझ ही नहीं आता था। शुरू कहाँ से करते थे ये डेफिनेटली समझ आ जाएगा, कहाँ खत्म कर रहे हैं वो नहीं समझ आता था। तो इसी वजह से कंज्यूमर को तो सारे रिस्क समझ ही नहीं आए, तो यही एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं क्राइसिस के लिए। तो एनबीएफआईज क्या करते हैं, ज्यादा वल्नरेबल होते हैं इकोनॉमिक डाउन टर्न्स के लिए कंपेयर टू बैंक्स, क्योंकि जो इनके फंडिंग सोर्सेज हैं काफी स्पेसिफिक है। हम देखते हैं कि बैंक्स में तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लेते हैं वो अपनी फंडिंग सोर्सेज को, बट नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। अब आ जाओ, क्या क्या तरह के नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज देखने के लिए मिलते हैं। तो जिस बेसिस पर वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम क्लासिफाई करेंगे तीन कैटेगरीज में। पहला है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इनको हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी बोलते हैं। जो हमारी सेविंग्स हैं ये उसको मोबिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो स्कैटर्ड मासेस, अब यहाँ पर अलग अलग लोग अपना पैसा धीरे धीरे अपने छोटे छोटे अकाउंट्स में 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए डिपॉजिट कर कर रख रहे हैं। अब ये इस पूरे के पूरे पैसे को पहले मोबिलाइज करेंगे, फिर इसको प्रोडक्टिव यूजेस में क्या कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं। तो एक्सेस मनी को ये वेरियस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर प्रोविजन रखते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स का। तो मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज भी ये करते हैं, जिसमें कि अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या है? मान लो कोई कंपनी है जो कि अपने शेयर्स मार्केट में इशू करने जा रही है, आईपीओ लेकर आ रही है, तो उस कंपनी ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोला हमें मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज चाहिए। तो यहाँ पर इनसे दो तीन काम करवाए जाएंगे। सबसे पहले तो जो हमें पूरा ड्राफ्ट वगैरह फाइल करना है उसमें हेल्प ली जाएगी। दूसरा, हम इनसे बात कर लेंगे कि हो सकता है हमारे जो आईपीओ निकले वो इतना अमाउंट ना आ पाए सब्सक्रिप्शन, उसके लिए पब्लिक उतने शेयर्स ना खरीदे जितने हम निकाल रहे हैं, और हमारी रेप्यूटेशन गिर ना जाए, इसलिए कुछ शेयर्स हमारे तुम परचेज कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर एडवर्टीजमेंट वगैरह से रिलेटेड सर्विसेज भी तुम देख लेना। तो हमारे पास जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज होता है ना, तो ये सब हमारे मर्चेंट बैंक्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी होते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स, अब इनको हम स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बोल सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? जैसे वर्ल्ड बैंक बोलता है कि मैं ना यहाँ पर इंडिया में चाहता हूँ कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर बढ़े। क्या हो? ग्रीन हाइड्रोजन मान लो, या फिर ग्रीन एनर्जी मान लो, ग्रीन हाइड्रोजन ले लेते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर बढ़ जाए, डेवलप हो। अब मैं इसके लिए इंडिया को 20 लाख करोड़ का या 20,000 करोड़ का लोन देता हूँ।
अब ऐसी सिचुएशन में ये क्या करेंगे, किसी भी फाइनेंस डेवलपमेंट बैंक को ये पैसा दे देंगे और ये डेवलपमेंट बैंक क्या करेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग बिजनेसेस में इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, लैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे थे इंडस्ट्रीज को, ताकि यहाँ पर हम वेरियस फॉर्म्स में क्या कर रहे हैं, वेरियस फॉर्म्स में ये इंटरेस्ट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं, ताकि एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सके। ये प्रमोशनल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एट नेशनल लेवल और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस आपके एग्जिस्ट करते हैं स्टेट लेवल पर। अदर इंस्टीट्यूशंस में वो सब इंस्टीट्यूशंस जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करते, ये क्या करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज अंडरटेक कर रहे हैं और वेरियस सर्विसेज एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं। तो यहाँ पर आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आ जाता है, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आ जाता है, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एलआईसी एक्ट 1956 के अंडर, जहां पर हमने क्या किया, इसको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट किया एलआईसी एक्ट 1956 में एज अ होली ओन्ड गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर हमें नेशनलाइज करना था 244 प्राइवेट कंपनीज को, जो कि 97 सेंटर से इंडिया में ऑपरेट हो रही थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें यहाँ पर बिजनेस कैरी आउट करना है लाइफ इंश्योरेंस का, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें कि बेस्ट एडवांटेज हमारी कम्युनिटी की हो और जो फंड्स हैं उनको हम इन्वेस्ट करें इन अकॉर्डेंस विद द प्लान प्रॉपर्टी प्रायोरिटीज। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे पहले तो यहाँ पर हम गॉस्पेल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो है उसको स्प्रेड करेंगे, लोगों को बताएंगे कि लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत क्या है। जैसे एक्सीडेंटल डेथ्स में किसी की अचानक से डेथ हो गई, तो कम से कम उनके जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ हैं, ठीक है, माइट भी यहाँ पर सिबलिंग्स भी हैं, उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है। तो ये आपका कोशिश कर रहे थे कि ये ना ज्यादा एडवांस अर्बन एरिया से होते हुए जो हमारे नेग्लेक्टेड रूरल एरियाज हैं वहां भी पहुंचे। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन जो है वो अफोर्डेबल हो, सस्ते रेट्स में मिल जाए हर एक एलिजिबल मैन और वुमेन को कंट्री में, अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम्स के थ्रू, जो कि डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट, यहाँ पर कम्युनिटी में हमारी जो भी जिसको जैसी सुटेबल है, कोई ज्यादा प्रीमियम पे कर सकता है, कोई कम करेगा। पब्लिक सेविंग्स या जो है हमारी, उनको हम मोबिलाइज करें और इनको नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में यूज करें। अब कंपनीज को देंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लोन्स देंगे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कंपनीज ग्रो होंगी तो देश ग्रो होगा। कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट सर्विसेज दें पॉलिसी होल्डर्स को कम इकोनॉमिक रेट्स पर। जो भी हमारी पॉलिसी खरीद रहे हैं वो हो गए पॉलिसी होल्डर्स, उनको कम से कम रेट पर हमें अच्छा बिजनेस देना है। इसके बिजनेस को ये कंडक्ट करना चाहते हैं विद द अटमोस्ट इकोनॉमी, विद फुल रियलाइजेशन कि जो पैसा है वो पॉलिसी होल्डर्स का है। तो इनको ऐसे फंड्स में लेकर आओ जहां पर मैक्सिमम यील्ड आपको मिल पाए और कंसिस्टेंट वे में मिल पाए, ताकि कैपिटल भी सेफ रहे। डेवलप करेंगे एक डायनेमिक और विगरस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मैनेजमेंट कंडक्टेड इन स्पिरिट ऑफ ट्रस्टीशिप, ठीक है। देन आता है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज किया जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को और यहाँ पर टेक ओवर किया 107 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को। तो अब इन्हें मैनेज करने के लिए बनाया गया जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1973 में, ठीक है। तो ये एक होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी मैंने बताया था जो मेजोरिटी शेयर्स होल्ड कर रखती है। तो इनकी 4 सब्सिडरीज बनी। सबसे पहले बनी एनआईसीएल, फिर बनी एनआईएसीएल, इसके बाद बनी ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसके अलावा बनी यूआईसीएल, ठीक है, तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिर आता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये काफी पॉपुलर थे वेस्टर्न कंट्रीज में और यहाँ पर इनकी काफी अच्छी प्रोग्रेस देखी गई, क्योंकि इन्होंने काफी जेन्युइन इन्वेस्टमेंट्स की गई थी।
तो ये यहाँ पर बेसिकली इनको कुछ एडवांटेजेस थी। तो यूनिट ट्रस्ट जो है वो बहुत सारे फॉर्म्स में यहाँ पर इंटरमीडिएशन करता है। तो इनका यहाँ पर फायदा क्या है कि पोर्टफोलियो इनका काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है और रिस्क पूलिंग कर पाते हैं ये। तो बेसिकली क्या होता है, अब ये आपको जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो डेट में भी कर रहे हैं, इक्विटीज में भी कर रहे हैं, ठीक है, हाइब्रिड भी रख रहे हैं जहां पर डेट एंड इक्विटीज दोनों हो। तो यहाँ पर आपको काफी फायदा हो जाता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है और हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी होती है। तो एक स्मॉल इन्वेस्टर यहाँ पर रिस्क अवॉइड नहीं कर सकता अगर वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर्स में या फिर डिबेंचर्स में कंपनीज के। लेकिन अगर इनके पास कम रिसोर्सेज है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये डाइवर्सिफाई भी नहीं कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो को। बट अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है शेयर्स में यूनिट ट्रस्ट के, आपने जैसे म्यूचुअल फंड खरीदा, अब म्यूचुअल फंड में यहाँ पर जब आपने 10,000 रुपीज यहाँ पर मान लो लगाए, तो आपको अलग अलग कंपनीज का क्या हुआ, कुछ कुछ परसेंट शेयर्स का मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जिस फंड में लगाया उस फंड ने अलग अलग कंपनीज का एक पूरा पोर्टफोलियो तैयार किया और आपका ये पैसा उस पोर्टफोलियो में लग रहा है, तो रिस्क भी आपका अवर्टेड रहता है। यूनिट ट्रस्ट जो है वो एज अ पॉलिसी कंसंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं करती है कुछ कंपनीज में, ठीक है, चाहे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो चाहे खराब हो। ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट करते हैं और कंसंट्रेशन नहीं रखते, बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिडेम्पशन की बात करें तो यहाँ भी अब आप जैसे आपने मान लो 50 यूनिट्स खरीदी थी, ठीक है, 1000 रुपीज से आपको 50 यूनिट्स मिली, तो अब यहाँ पर आप इन 50 यूनिट्स को रिडीम करा लेते हो और हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी रहती है। तो एडवांटेज ये भी है इसकी कि भाई जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेवर्स हैं वो ऐसे यूनिट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, एनकरेज करो और मोबिलाइज करो सेविंग्स को कम्युनिटी की, और प्रोडक्टिव कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स करो ताकि ग्रोथ भी हो जाए, डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए कंट्री की इकोनॉमी की। तो कुछ स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं कि ये सेविंग्स जो है हमारी कम्युनिटी की, उनको मोबिलाइज करते हुए चैनलाइज कर रहे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में, प्रॉमिस कर रहे हैं सेवर्स को कि भाई जो ट्रिपल बेनिफिट है यहाँ पर, सेफ्टी आपकी कैपिटल की, आपको जब पैसा चाहिए तब मिल जाएगा, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे इंडिविजुअल्स एनकरेज होते हैं इनको खरीदने के लिए। ये सभी को एक चांस देते हैं कि आप इनडायरेक्टली अपने लिए शेयर्स खरीदो और सिक्योरिटीज खरीदो इन लार्ज नंबर ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, और अनेबल करते हैं इन्वेस्टर्स को कि यहाँ पर शेयर हो करें जो प्रॉस्पेरिटी हो रही है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। अब आते हैं डेवलपमेंट बैंक्स पर। डेवलपमेंट बैंक्स कौन थे? स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि यहाँ पर 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमें डेवलपमेंट के दे रहे हैं। सबसे पहले तो कैपिटल दे रहे हैं, दूसरा नॉलेज देते हैं और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप जो है इंडस्ट्री को देते हैं। तो ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हमारे सेटअप होने शुरू हो गए थे डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री सभी में। यहाँ पर ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या करते थे, किसी भी रिएक्शन को थोड़ा सा स्पीड अप कर देते थे। तो क्विकनिंग कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में अगर कैपिटल की स्कार्सिटी है और डार्थ है एंटरप्रेन्योरशिप की, उतने एंटरप्रेन्योर्स प्रेजेंट नहीं है, तो एक ऐसा सेट ऑफ बैंक्स हो जो कि उनकी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर उनको कैपिटल भी प्रोवाइड कर रहा है जितना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू भाई उनका यहाँ पर किस तरह का बिजनेस प्रोफाइल है ऑफ कोर्स। तो ये बैंक्स यहाँ पर अज्यूम करते हैं प्रमोशनल रोल भी। तो पोटेंशियल इंडस्ट्री सर्वेज ये लोग कंडक्ट करते हैं, ग्रोथ प्रोजेक्ट्स देखते हैं, टेक्निकल मैनेजरियल और अदर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर्स को, और वो भी फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, जब आप प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हो और जब इसको कमीशन करोगे और ऑपरेशंस चल रहे होंगे हर एक स्टेज पर। तो डेवलपमेंट बैंक एक फाइनेंशियल एजेंसी है जो कि आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म असिस्टेंस दे रहे हैं टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ठीक है। अब ये जो लोन्स हैं इनको गारंटी किया जा रहा है इनकी तरफ से, और ये अंडरटेकिंग भी देते हैं आपकी अंडर राइटिंग की, एंड डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं आपके कंपनी के शेयर्स का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। एक और एग्जांपल अगर आपको जानना है तो पेटीएम जो है, पेटीएम का रिलेशन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ में भी देख सकते हो, ठीक है, और डिबेंचर्स में। तो ये टेक्निकल नो हाउ और ट्रेनिंग भी देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। तो फंक्शंस क्या है डेवलपमेंट बैंक्स के?
सबसे पहले तो लोन सैंक्शन करते हैं, तो इम्पोर्टेंट फंक्शंस में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन्स दे रहे हैं इंडस्ट्रियल कंसर्न्स के लिए। सर्टेन डेवलपमेंट बैंक्स लोन्स भी ग्रांट करते हैं इन फॉरेन करेंसीज। गारंटी ऑफ लोन्स की बात करें तो ये यहाँ पर गारंटीज देते हैं फॉर लोन्स रेज्ड बाय बिजनेस कंसर्न्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक्सटेंड करेंगे गारंटीज फॉर डेफर्ड पेमेंट्स फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर किसी को लोन लेना है तो वहां पर एक गारंटी भी प्रोवाइड कर देंगे कि इन्होंने पैसा नहीं दिया तो हम दे देंगे। बताया था ना इसमें क्या होता है, बैंक मतलब जब हम कोई लोन गारंटी लेते हैं तो यहाँ पर डेफर्ड पेमेंट्स अगर हो रही हैं तो उसमें भी ये अपनी गारंटीज एक्सटेंड करते हैं कि भाई थोड़ा लेट पेमेंट आएगी तो ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ, पेमेंट हो सकता है लेट आए लेकिन आ जाएगी। अंडरराइटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, इसके अलावा ये यहाँ पर अंडरराइट कर रहे हैं जब शेयर्स को इशू किया जा रहा है, बॉन्ड्स को इशू करते हैं या डिबेंचर्स को, जैसा मैंने आपको सिखाया था। इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो यहाँ पर अंडरराइटिंग के अलावा जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स में। सब्सक्राइब करो यहाँ पर इनके शेयर्स को, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिबेंचर्स को एज एन डेवलपमेंट बैंक। एंड बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि इनमें इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। मर्चेंट बैंकिंग, तो हमने देखा है कि जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो अब सब्सिडरी कंपनीज भी अपनी स्टैब्लिश करने लग गए हैं ताकि वेरियस मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज को भी यहाँ पर अंडरटेक कर पाए, कंडक्ट कर पाए। डेवलपमेंट फंक्शंस, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर ना ही केवल आपको टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन बनकर दिखा रहे हैं। टर्म लैंडिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, मगर डेवलपमेंट बैंक्स की तरह भी काम करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स को फॉर्मुलेट करना, टेक्नो इकोनॉमिक सर्वेज आपके लिए कंडक्ट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना एंटरप्रेन्योर्स को, और मैनेजमेंट जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स की उसको भी इम्प्रूव करना। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। तो ये फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक था जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था और आज भी इसका शेयर आई थिंक 82 रुपीज के अराउंड ही चलता है। एस्टैब्लिश हुआ जुलाई 1948 में, एक स्पेशल एक्ट यहाँ पर पार्लियामेंट का था, उसके थ्रू इसको लेकर आए ताकि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर पाए लार्ज और मीडियम स्केल अंडरटेकिंग्स को। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमें फॉर्मेशन करनी है एक ऐसे कॉर्पोरेशन की जो कि मीडियम से लॉन्ग टर्म हमें क्रेडिट फैसिलिटीज दे पाए। ठीक है, और ये आसानी से मिल जाए, जितनी भी इंडस्ट्रीज को यहाँ पर पैसा चाहिए, जबकि जो नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटीज हैं वो इनअप्रोप्रिएट रहती हैं या फिर रिकोर्स के साथ मिलती हैं। रिकोर्स क्या होता है, रिस्क अटैच्ड होता है कि किसी ने अगर पैसा नहीं दिया तो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्प्रैक्टिकेबल होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है पुरानी वीडियोस में, रिकोर्स वगैरह तो आप वहां से देख सकते हो। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि रजिस्टर हो चुकी हैं कंट्री में और कंसर्न है विद मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, शिपिंग, होटल एक्सेट्रा। ये यहाँ पर फाइनेंस नहीं प्रोवाइड करते स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को या फिर अनरजिस्टर्ड कंपनीज को। ठीक है, फिर आता है ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पर सेकेंड ऑल इंडिया लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो कि स्टैब्लिश हुआ इंडिया में और जनवरी 1952 में। अनलाइक अदर डेवलपमेंट बैंक्स, ये यहाँ पर एक प्राइवेटली ओन्ड ऑपरेटेड कॉर्पोरेशन था। वर्ल्ड बैंक ने क्रूशियल रोल प्ले किया इन द स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं टू इंडस्ट्रियल कंसर्न्स फॉर देयर प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। एनकरेज करते हैं कि इनफ्लो हो और पार्टिसिपेशन हो फॉरेन कैपिटल का प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स के लिए। प्राइवेट ओनरशिप जो है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स में उसको एनकरेज करते हैं, उनका स्कोप यहाँ पर बढ़ा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मार्केट में। सबका काम एग्जैक्टली वही है कि यहाँ पर आपको कैपिटल प्रोवाइड करना है कंपनीज को और कैपिटल अरेंज करना है उन कंपनीज के लिए, उनके प्रमोशन में, उनकी ग्रोथ में उनको सपोर्ट करना है। इडबी, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इर्डिन, ये आपका आया था जुलाई 1964 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो होली ओन्ड सब्सिडरी है RBI की सिंस 16 फरवरी 1976। डीलिंग हो गई RBI से और एक ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन बन गई।
तो मेनली यहाँ पर इसका जो रोल है वो एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह है, जो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बिठा रही है। किसके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा रही है? इट भी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बिठाती है सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि यहाँ पर हम इसको इसके लिए लेकर आए कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी किस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मैक्सिमाइज करें, और जो ओवरऑल एक्टिविटीज है बैंक की, उनको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में लेकर आएंगे: कोऑर्डिनेशन, फाइनेंसिंग एंड प्रमोशन, ठीक है। तो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती हैं फॉर टर्म फाइनेंस, कोऑर्डिनेट करती हैं इंस्टीट्यूशंस के काम को, यहाँ पर एंगेज करेंगी उनकी फाइनेंसिंग के लिए, किस तरह से यहाँ पर उन्हें प्रमोट कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं और असिस्ट करती हैं इनको डेवलपमेंट में इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के। इसके अलावा टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, प्लान करेंगी, प्रमोट करेंगी और डेवलप करेंगी इंडस्ट्रीज को ताकि गैप्स को फुलफिल कर यहाँ पर फुल कर पाए। टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं प्रमोशन के लिए और एक्सपेंशन के लिए इंडस्ट्री के। मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च सर्वेज यहाँ पर हमारे एज टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल स्टडीज जो हैं इन कनेक्शन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वो भी अंडरटेक करते हैं। तो जो सर्वेज या रिसर्च हमें करनी है उसमें भी ये हमें हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो ये एक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट की तरह काम करती हैं कि भाई अगर यहाँ पर कंपनी को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा तो इडबी से तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इनका काम क्या है? नेशनल प्रायोरिटीज पर ध्यान देना। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, तो ये यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था एज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऑन 20 मार्च 1985, ताकि ये ऑपरेशंस यहाँ पर कंडक्ट कर पाए इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एक प्रिंसिपल क्रेडिट एंड रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी की तरह काम करें ताकि जो सिक इंडस्ट्रीज हैं उनको रिवाइव कर पाए। तो अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इनका क्या था कि कोऑर्डिनेट करें अलग अलग जो एजेंसीज हैं जो कि ऐसे यहाँ पर यूनिट्स को रिवाइव करना चाहती हैं। तो इनका जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स और 12 डायरेक्टर्स थे, ठीक है। तो सभी को यहाँ पर अपॉइंट करा गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पर इनकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल थी वो थी 200 करोड़ और पेड अप कैपिटल थी 98 करोड़ रुपीस की जून 1988 में। इनके पास प्रिविलेज था कि इन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल जाते हैं फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 80 करोड़ रुपए हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बिना इंटरेस्ट के लोन दे रही थी। एंड साथ में जो फॉरेन लोन्स हैं, ठीक है, वो भी ये रेस कर पाते थे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी जगह से गारंटी ले रही थी। फिर आता है सिडबी। तो सिडबी जो है वो सेटअप हुआ था एज अ होल ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इडबी, ठीक है। तो अंडर द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर इससे एक्सपेक्ट किया गया कि जो कोऑर्डिनेशन करना है आपको किसका? एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पर उनके फंक्शंस हैं उसमें। एंड सिडबी ने अपने ऑपरेशंस स्टार्ट किए अप्रैल 2 1990 से, और यहाँ पर इडबी को टेक ओवर कर लिया। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड जो है एडमिनिस्टर करना है। तो पहले जो हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड था वो कौन देख रहा था, एडमिनिस्टर कर रहा था? इडबी। और ये सिडबी जो है वो किसकी होली ओन सब्सिडरी थी? सिडबी की, ठीक है। सॉरी, सिडबी इडबी की होली ओन सब्सिडरी थी, इडबी यहाँ पर होल्डिंग कंपनी थी। तो जब यहाँ पर ये अलग हुए तो सिडबी ने बोला कि भाई मैं ही अपना फंड खुद देख लूंगी। टर्म लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्टेट लेवल पर, तो इनकी जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1948 में ऑल इंडिया लेवल पर। हमने ये देखा ताकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लोन्स प्रोवाइड करे। अब यहाँ पर मीडियम और स्मॉल साइज इंडस्ट्रीज जो है उनको ये कवर नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट को लगा कि यार इनको भी तो हमें ग्रो कराना है। इसीलिए स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस यहाँ पर स्टैब्लिश हुई सभी स्टेट्स में। तो इनका काम क्या था? ये स्टेट लेवल डेवलपमेंट बैंक्स यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, पर्टिकुलरली जो हमारी स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं स्टेट में। इसके अलावा स्टैब्लिश और मैनेज कर रही थी इंडस्ट्रियल स्टेट्स को, कंसेंट्रेट कर रही थी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स की कहाँ कहाँ ग्रोथ ही नहीं हुई है, डेवलपमेंट्स ही नहीं हुई है। और यहाँ पर इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे रोड्स बनवाओ, इलेक्ट्रिसिटी लेकर आओ, यहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम अच्छे से करो, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करो।
फिर इन्होंने यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट्स को स्टैब्लिश किया जो कि ट्रेनिंग दे रहे थे मिडिल और हाई लेवल टेक्नीशियंस को। डिसेंट्रलाइज कर दिया इन्होंने डेवलपमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज को, और यहाँ पर सेमी अर्बन एरियाज में भी इनको लेकर गए। बेटर एक्सेस प्रोवाइड की गई बेट बोरोवर्स को भी और क्लाइंटल को भी। अब यहाँ पर थॉरो नॉलेज होनी चाहिए इनको कि भाई लोकल कंडीशंस कैसी हैं और लोकल कंडीशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओवरकम करने की बात की जो हमारी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। देन आते हैं स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। अब यहाँ पर इनको लेकर आए हम सभी स्टेट्स में एक्सेप्ट जेएनके, ताकि यहाँ पर हम क्या करें, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंडर एसएफसीज को इस्टेब्लिश कर पाए, और ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स की तरह काम करेंगे। जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की, उनको ये फुलफिल करते हैं। पहला वाला जो हमारा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन था वो आया पंजाब में, फिर आंध्र प्रदेश और बिहार में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र एंड ओडिशा में भी आ गया था। एट प्रेजेंट बात करें तो 18 एसएफसीज हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज में। फिर आते हैं स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो 1960 में हमने देखा कि काफी सारे स्टेट्स ने यहाँ पर एसआईडीज भी स्टार्ट कर दी थी, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में एक्सेलरेट कर रही थी। तो कुछ स्टेट्स में इनको हमने स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बोला। आंध्र प्रदेश और बिहार जो थे पहले स्टेट्स बन गए थे ऐसे कॉर्पोरेशंस को रजिस्टर करने वाले, स्टैब्लिश करने वाले। फिर उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा। ठीक है, 1988 तक 26 एसआईडीसीज बन गए। और अभी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एसएफसीज कितने हैं, 18 हैं। फंक्शंस क्या हैं एसआईडीज के, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को प्रमोट करना, सच एज प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनानी, एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में असिस्ट करना। मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो हैं या तो हमारे जॉइंट सेक्टर में या होली ओन सब्सिडीज में उनको सेटअप करना। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज और मार्केट इंटेलिजेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना। साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, टर्म लोन्स के थ्रू यहाँ पर ब्रिज लोन्स यहाँ पर दे सकते हैं, और अंडरराइटिंग या फिर सब्सक्रिप्शन करना शेयर्स का और प्रेफरेंस शेयर्स का। ये एक एजेंट की तरह काम कर रहे थे ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कि कैसे सब्सिडीज देनी है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करनी है। टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पर एक तो फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए। टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अब यहाँ पर अफोर्ड कर पा रहे थे कि वो अपनी मेंटेन कर पाए और सेपरेट कंसल्टेंसी जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में उसको भी इक्विप कर पाए। ऑल्सो यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, अच्छा अमाउंट अपने दूसरी चीजों पर लगा पा रहे थे, तो असिस्टेंस मिल जा रहा था इनको वेल एस्टेब्लिश्ड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन जो स्मॉल स्केल यूनिट्स थी वो यहाँ पर इस सर्विसेज को नहीं ले पा रही थी क्योंकि इनकी कॉस्ट उनके लिए अफोर्डेबल नहीं थी। तो ये प्योरली अपने कमर्शियल कंसिडरेशंस पर ही काम कर रही थी। तो इसी कंटेक्स्ट में टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमारी अर्ली 70s में आई। अब इडबी, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई इन्होंने कोलैबोरेट करा स्टेट लेवल फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के और कमर्शियल बैंक्स के साथ में, ताकि एक नेटवर्क बना दें टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन का। अभी करेंटली 17 टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन द कंट्री, और कुछ उनमें से जो है वो एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स को कवर कर रही हैं। तो ये यहाँ पर आपको पूरा एक पैकेज दे रही है टोटल कंसल्टेंसी सर्विसेज का, जिसमें आप सभी स्टेजेस अपने प्रोजेक्ट के साइकिल के डिस्कस कर सकते हो अंडर सिंगल रूफ। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को भी ये कंसल्टेंसी सर्विसेज देती हैं, स्टेट लेवल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और बैंक्स को। मेजर थ्रस्ट क्या है इनका कि ये यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करने में, फिजिबिलिटी स्टडीज करने में भी हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस इनको मिल गया है, तो ये अलग अलग फील्ड्स में भी डाइवर्सिफाई कर चुकी हैं अपने ऑपरेशंस को, और ट्रेन करती हैं पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को, और उनकी जो ट्रेनिंग होती है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, रिहैबिलिटेशन है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, डिटेल डिजाइन इंजीनियरिंग, टर्न की सर्विसेज, ये सब भी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा एनर्जी ऑडिट और कंजर्वेशन भी। अब कुछ और भी हमारे पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि हमारे पास में हायर परचेस इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टी बेनिफिट फाइनेंस कंपनीज एंड चिट फंड कंपनीज। अब ये सब क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादातर हैं और पार्शियली हमारी अनऑर्गेनाइज में भी मिल जाएंगी।
तो नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज को और नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को भी हमने डिवाइड कर दिया। नॉन बैंक है लेकिन फाइनेंस सर्विसेज देती हैं, नॉन बैंक है और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मर कैटेगरी है हमारी, ठीक है, इसमें क्या क्या आएंगे, हायर परचेज कंपनीज आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाएंगी, फाइनेंस कॉर्पोरेशन आ जाएंगी, और यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज और ट्रेडिंग कंपनीज आ जाएंगी, जिसमें कि हमारे पास में नॉन फाइनेंशियल और मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनी सच एज चिट फंड कंपनीज आती हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या करते हैं, ये सॉलिसिट करेंगे डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म के लिए भी मीडियम टर्म के लिए भी पब्लिक से पैसा लेते हैं, और फिर यहाँ पर ये डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेते, एक टर्म तक के लिए लेंगे, फिक्स टर्म के लिए। अच्छा, अदर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी काफी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री की, मोबिलाइज करते हैं यहाँ पर अच्छा रिसोर्सेज को फ्रॉम अर्बन एंड रूरल सेवर्स। वो लोग अपने अपना पैसा यहाँ पर देते हैं, डिपॉजिट कर लिया उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो काफी ज्यादा है, इसलिए हम उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब जो इनकी प्रेजेंस है यहाँ पर, ठीक है, ऑफ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म बाय आरबीआई एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं इनोसेंट पब्लिक को, इसीलिए ये हायर इंटरेस्ट रेट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं और बहुत ज्यादा पैसा भी लोगों से ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार हम देखते हैं कि ये लोग ना छोड़कर भी भाग जाते हैं, जैसे चिट फंड्स में यूजुअली हम देखते हैं। तो आरबीआई और गवर्नमेंट को अभी ये जो इस तरह के एक्सप्लॉइटेशन है उसको रोक देना चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए कि इन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर लेकर आए। एंड इसी के साथ में ये वीडियो भी हमारा खत्म हो जाता है। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना अगर कोई भी डाउट होता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। चलिए।